मोबाइल के माध्यम से गलत तरीके से ओटीपी प्राप्त कर यूपीआई से ठगी करने के मामले में एक अंतर जिला अभियुक्त को साइबर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधी के आपराधिक इतिहास का भी पता किया जा रहा है। क्या इससे पहले भी व्यक्ति किसी ऐसी घटना को अंजाम दिया था? इन तमाम बातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए साइबर अपराधी के संबंध में साइबर थाना दरभंगा डीएसपी दिलीप कुमार साइबर थाना में प्रेस वार्ता कर रविवार को तमाम बातों की जानकारी मीडिया को दी। जिला साइबर थाना कांड संख्या 86/24 3/10/2024 को BNS 66 CIT एक्ट के वांछित अपराध फरार अभियुक्त पिंटू कुमार, कमलेश प्रजापति, बेकटपुर थाना कोच जिला गया को वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक दिलीप कुमार सह थाना अध्यक्ष साइबर थाना के नेतृत्व में गठित टीम, पुनरीक्षक अनिल कुमार, साइबर थाना सहायक आरक्षी निरीक्षक वसी अहमद, चालक सिपाही 67 कमल किशोर द्वारा बेकटपुर थाना कोच जिला गया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त पिंटू कुमार मोबाइल के माध्यम से गलत तरीके से ओटीपी प्राप्त कर यूपीआई से अवैध तरीके से अपने खाते में राशि हस्तांतरित कर राशि निकासी जैसा साइबर अपराध करता था। गिरफ्तार अभियुक्त पिंटू कुमार के पास घटना कारित करने में उपयोग में लाए गए ओप्पो कंपनी का एक एंड्रॉइड मोबाइल, एयरटेल एवं जियो का एक सिम बरामद किया गया। गिरफ्तार टीम में शामिल पुलिसकर्मी पुनरीक्षक अनिल कुमार, साइबर थाना सहायक आरक्षी निरीक्षक वसी अहमद, सहायक थाना और चालक सिपाही 67 कमल किशोर भी थे। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में बिहार के अन्य जिलों से भी पूछताछ की जा रही है। साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्ति किसी थाने में अपना प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं या फिर 1930 पर कॉल कर अपना मामला भी दर्ज करा सकते हैं। FIR दर्ज की गई थी जिसमें वादी के मोबाइल नंबर चेंज करके इनके पैसे जो है अपने खाते में स्थानांतरित किया गया। उसमें गठित टीम जो की गई थी उसमें पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार साइबर थाना और सहायक अवर निरीक्षक वसी अहमद, चालक सिपाही कमल किशोर के नेतृत्व में जिला गया से गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अपने मोबाइल से गलत तरीके से ओटीपी प्राप्त कर यूपीआई से अवैध तरीके से अपने खाते में पैसे निकासी किया है। गिरफ्तारी में जब्त जो प्रदर्श है उसमें इनका मोबाइल, जिस मोबाइल से इन्होंने अपराध कारित किया है वो ओप्पो मोबाइल, एयरटेल का सिम, जियो का सिम जब्त किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास भी पता किया जा रहा है। सर कितने रुपए का ये ठगी किया था? 1,09,000 रुपए के आसपास किया गया। तो ये ओटीपी कैसे इनको मिला? आपको नंबर कहाँ से लाया था? ओटीपी इन्होंने मोबाइल नंबर से उस बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं अभी, ठीक है, कैसे इन्होंने प्राप्त किया है मोबाइल नंबर। गया कि किस थाने क्षेत्र से इसको गिरफ्तार किया गया? थाना कोच है, बैकटपुर साकिन। इसका कोई सरगना भी है कोई मास्टर? उसकी अभी जांच की जा रही है। सर ये कैसे करता था? कहीं ट्रेनिंग वगैरह भी लिया था? नहीं, अभी उसकी कुछ जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हम इस मामले में जांच कर रहे हैं अभी। इस घटना में और भी लोग शामिल हैं क्या इनके अलावा? अभी सभी बिंदु पे अनुसंधान करना बाकी है। क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे अलग कार्रवाई की जा रही है, मिल जाएगी। ख्याति लब्ध पत्रकार एवं समाजसेवी स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 29वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया दोनार में। संगोष्ठी का विषय था समकालीन पत्रकारिता की चुनौतियां। वहीं आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर कई गणमान्य अतिथि में प्रोफेसर डॉक्टर समीर कुमार वर्मा, कुलपति संदीप विश्वविद्यालय मधुबनी ने मुखातिथ्य स्वीकार किया। डॉक्टर विनय कुमार चौधरी विधायक बेनीपुर इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे और कार्यक्रम के अवसर पर प्रोफेसर सतीश कुमार सिंह मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे। पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता के 29वीं पुण्यतिथि के अवसर पर काफी संख्या में पत्रकारों का जमावड़ा देखने को मिला।
आए हुए तमाम गणमान्य ने पत्रकारों ने पत्रकार राम गोविंद प्रसाद गुप्ता के द्वारा पत्रकारिता क्षेत्र में किए गए कार्यों को गिनाया और इनको पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवी भी थे। काफी सादगी के साथ पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता ने पत्रकारिता जगत में एक छाप छोड़कर गए हैं और उनके आदर्श पर चलने की बात कही। पत्रकारिता विषय से लेकर और भी कई महत्वपूर्ण बातों पर आए हुए तमाम अतिथियों ने प्रकाश डाला। आपके स्तर की है, कुलपति का निर्णय होता था, उस निर्णय में किसी का क्या विचार लेना है? जब वो निर्णय है, नोटिफिकेशन है, गलत नोटिफिकेशन है, उसमें हम किसी का क्यों व्यू लेते? मैं लिख देता था, इनकी सांझ में खटिया खरीदी जाती, सुबह में ही उनका फोन आता था, देखो फिर तुम्हारा फोन लिख दिया, और सांझ होते होते कि इनकी खटिया खरीदी। ये नहीं बोल रहे हैं, बड़े भाई हैं, सप्ताह में 2 रोज 3 रोज तो इनकी खटिया खरीद हो जाती थी। तो मेरा ये कहना है, और उस समय में विश्वविद्यालय का 2-3 कुलपतियों का कालखंड जो है बड़ा ढंग बेढंग का रहा, एक कालखंड उनका रहा। और उस समय में लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन अगर आप सत्य रहिएगा, आप सत्य लिखिएगा, तो आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। या हम लोग कहने के लिए एक दूसरे पर थोप देते हैं। अभी बड़े भाई ने कहा है कि बड़े राज जो परिवार हैं जो बनाते हैं, और किसी के कोई रोकता नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए हैं बीके झा जी, विष्णु कुमार झा जी, इनकी खबर छपती है, क्या इनको संपादक या इनके मालिक ने कभी आज तक फोन किया है? बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के ब्यूरो प्रमुख, जागरण के ब्यूरो प्रमुख भी हमको दिखलाई दिए, तभी नहीं सामने में है, कोई नहीं किसी से पूछता है। मैं भी रहा हूं कभी ब्यूरो प्रमुख, हमको किसी मालिक ने कभी नहीं पूछा कि ये खबर क्यों लिखे। अरे आप नहीं लिखते हैं और आप थोप देते हैं कि मालिक के डर से मैं नहीं लिखता हूं, या वातावरण बन जाता है कि मालिक अपना जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान उनके हैं उसकी रक्षा करने के लिए वो करते हैं, वो स्वतः हो रहा है, उनका बैनर हो गया उसी से हो रहा है। उसके लिए आप कौन निचले स्तर पर समाचार लिखते हैं, वह नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोई देखने वाला नहीं। मेरी समझ से, मैं जितने दिन पत्रकारिता में मैं भी एक लंबा समय काम किया हूँ, एज ए रिपोर्टर भी, एज ए ब्यूरो प्रमुख भी, तो किसी ने कभी रोका नहीं कि आप क्यों ये समाचार सुन रहे, हम लिखते नहीं। अब एक आप और उदाहरण दे देते हैं। हमारे क्षेत्र में एक कॉलेज है, तिलक महता आदर्श महाविद्यालय। संयोग था कि उस कॉलेज के जो टीचर थे उनको हम अपने अखबार में पत्रकार के रूप में बहेली से रखे हुए थे। और जब मैं एमएलए हुआ तो मैं जब घूम रहा था तो एक क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है क्या ना, कि आप जाइएगा क्षेत्र में तो लोग समझता है कि इससे यह काम नहीं होगा, इसको कह देना है, एक ढेला मार देना है, उसके बाद निश्चिंत हो जाना। हमको उन्होंने कहा कि बीएमए कॉलेज बहेरी में साइंस के सिर्फ आर्ट्स ग्रेजुएशन की पढ़ाई, मात्र एक सरकारी की पढ़ाई होती है और दूसरा एजुकेशन की भी पढ़ाई होती है। तो मुझे कह दिया हम कहीं साइंस की पढ़ाई नहीं होती है यहाँ पर, तो नहीं। तो मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि सही में साइंस की पढ़ाई नहीं होती। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया, उसमें प्रशंसिका बढ़ी और साइंस के लिए 2022 में 70 की स्थापना उस कॉलेज की हुई थी और 2022 में स्नातक विज्ञान की मान्यता मिली। लेकिन उसमें एक पोस्ट में घेरा हुआ था, जब नोटिफिकेशन हुआ विज्ञान और मैथ को छोड़कर। तो मैंने पता किया कि भाई ये कैसा हो गया, साइंस के लिए जब आपने मान्यता दिया है तो ये छोड़ करके। तो मालूम हुआ वहां पर आईएससी की भी पढ़ाई होती है, गौर कीजिएगा, आईएससी की भी पढ़ाई होती है, उसमें फिजिक्स और मैथ का पद नहीं था और डिग्री बच रही थी। और जो यहाँ पर जितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमारे सर भी हैं और 2 डॉक्टर, बड़े डॉक्टर शहर के बैठे हुए हैं, अगर फिजिक्स साइंस, कभी कभी मन बड़ा विषन्न हो जाता है, समझ में नहीं आता है
विश्वास कहाँ किया जाए, भरोसा किस पर किया जाए। स्वार्थ राजनीति, जब स्वार्थ का दामन, राजनीति की यह जो चरित्र है, बदला हुआ चरित्र है, इससे भी आम लोगों को आगाह करना आज की पत्रकारिता की बहुत रूप से व्यक्ति समृद्ध हो रहा है, लेकिन परेशानियां उसकी बढ़ती चली जा रही हैं। शिक्षा का स्तर हम आप देख रहे हैं, महाविद्यालयों से लेकर विद्यालयों तक में अच्छी खासी संख्या में शिक्षकों और प्राध्यापकों की नियुक्ति के बावजूद यदि छात्र नहीं आ रहे हैं तो छात्रों के नहीं आने के कारणों की पड़ताल भी की जानी चाहिए। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि यदि आपको किसी राष्ट्र एक वर्ष बर्बाद करना हो तो आप उस देश में लगी धान की फसल को जला डालिए। अवसर नहीं होता, हिंदी दिवस गुजर जाता, शिक्षक दिवस गुजर जाए, सब कुछ गुजर जाए कहते हैं। पत्रकारिता पर इस तरह चर्चा नहीं हो रही है, तो औपचारिकताओं से शुरू नहीं करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। अतिथियों का सबसे बड़ी चुनौती, मैं एकेडमिक किस्म की, सबसे बड़ी चुनौती पत्रकारिता के सामने आज ये है कि जो पाठक है या दर्शक है या श्रोता है, उसके पास बिल्कुल समय नहीं है, और जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है उसका सबसे अधिक समय उसे अपने लिए लेना है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे लेंगे हम यहां आते हैं, अपनी भाषण की जो शैली होती है उसमें शैलो शैली से लेकर तमाम चीजों का उपयोग करते हैं लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। क्या पत्रकारिता में ऐसा हो पा रहा है? मेरे ख्याल से मैं चारों अखबार रोजाना पर की घनघोर कमी लगती है। कहते पत्रकारिता में 3 चीजों का ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए, चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या यूट्यूब हो या AI पर हो, कि रिलीवेंट है कि नहीं है, प्रासंगिकता है कि नहीं है। दूसरे उसमें होता है कि उसमें पत्रकारों की गोष्ठी में मेरी उपस्थिति अजीब है। इन आयोजनों से मैं बहुत पुराने समय से वाकिफ हूँ, और जब यहाँ कुछ कार्यक्रम होता था, प्रमोद गुप्ता जी जब अपने पिताजी के स्मृति में ये कार्यक्रम करते थे तो आई यूज टू फील माई सेल्फ सो स्मॉल। हर बार लगता था कि देखिए एक बेटा ये है और एक बेटा मैं हूं जो नहीं कर पाता, अपने पिताजी के स्मृति में आ गया है। चलो कोई बात नहीं। आज इस अवसर पर परम आदरणीय स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता जी के, जिनको हम व्यक्तिगत रूप से गुप्ता चाचा कहते हैं, और आज मैं जिस निवास में रह रहा हूं मकान में, वो गुप्ता चाचा के ही सहयोग से बना। जब हमने इसकी भूमिका करी, मन में सोचा, तो पिताजी से कहा कि पिताजी कैसे बनेगा, कैसे लोन मिलेगा वो आवास विभाग से। तो उन्होंने एक ही लाइन कहा कि राम गोविंद के पास चले जाइए। वही जुनार थे, आप कोई पुर्जा दीजिएगा, जाइए ना, क्या पुर्जा, हमारे यहाँ पूछे कहे कि जो क्या बात है, कैसे है, बाबूजी भेजे हैं। वो मोटरसाइकिल से कहीं नहीं, पुरानी एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, आई डोंट रिमेम्बर कौन सी गाड़ी थी, BRG 4044 रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, हम वहां पर बेवकूफ के जैसे खड़े थे। फिर हमको कहे कि जो बैठिए तो बैठो नहीं इस पर मोटरसाइकिल, हमको जाना है, बैठो। बैठ के ले गए कोऑपरेटिव ऑफिस में, वहाँ सारा क्रियाकलाप कर दिया, पटना में पैरवी करी उन्होंने, एंड आई गॉट हसल फ्री लोन फॉर द
कंस्ट्रक्शन ऑफ माई हाउस। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल। तो जब भी ये बातें आती हैं, हम प्रमोद गुप्ता जी को बराबर कहते हैं कि आज ये ऋण हम तो सौभाग्य है कि हम उनको धन्यवाद देते हैं और इतने लोगों के सामने हम उनका आभार प्रकट करते हैं। ये परिषद जो है बहुत नाम से जाना गया, अब तो सागर रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता है। मुझे याद है जब यहाँ तिरुतवानी का कार्यक्रम शुरू होता था, तिरुतवानी का प्रेस प्रिंटिंग था और हम लोग कोई छपवाने आते थे अपने पिताजी से संबंधित, यहाँ से काम कराते थे। अपने पूज्य पिता स्वर्गीय रामगोविंद प्रसाद गुप्ता जी की 29वीं पुण्यतिथि पर आए आप सभी लोगों का हम सादर अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी समकालीन पत्रकारिता की चुनौतियां बहुत ही समकालीन है हम पत्रकारों के लिए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पत्रकार लोग बाहर बैठे हैं, सुनने वाले श्रोता लोग भीतर बैठे हैं। तो जब गंगेश मिश्रा जी जैसे पत्रकार हम लोग के सामने सबसे आगे बैठे हुए हैं और मार्गदर्शन उन्हीं को करना होता है, किसी भी संगोष्ठी हो या कोई हम लोग वाले वर्कशॉप हो, तो हम चाहेंगे कि वही हम लोग का अटेंडेंस काफी होता है। मैंने ही कहा है कि गंगेश मिश्रा जी हैं, सतीश जी हैं, विनय बाबू हैं, विष्णु जी हैं, तो मैंने हम लोग यहाँ पर गैस पर भी पत्रकार लोग ही बैठे हुए हैं, इसलिए पत्रकार लोग तो है ही हम लोग। और लोग हम लोगों के लिए हमारे शुभचिंतक कहिए या हम लोगों में आस्था रखने वाले जो लोग हैं गणमान्य लोग, वो भी आज हमारे बीच है। इसके लिए हम लोगों को खुशी होना चाहिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण कुमार जी सेवानिवृत्ति के बाद भी आज भी हम लोगों के बीच उसी ऊर्जा के साथ मार्गदर्शन करते हैं, इसके लिए उनका धन्यवाद। मुख्य अतिथि डॉक्टर समीर कुमार वर्मा जी, जो वर्तमान में संगीत विश्वविद्यालय सिजौल, जो निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है, उसके कुलपति हैं, उसके रूप में समाज को सेवा दे रहे हैं और आज हम लोगों का भी मार्गदर्शन किए हैं, उसके लिए भी उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। विशिष्ट अतिथि मित्रवर्ग विनय कुमार चौधरी जी पत्रकारिता के आधार स्तंभ रहे हैं अपने ही जमाने में और आज भी। जब विधायक हैं उनको पत्रकारिता की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी वे निर्भीक और बेबाक पत्रकारों के साथ ही संबंध रखते हैं। इसके लिए भी उनका आभार। उन्होंने आज भी अपना मूल्य कम नहीं किया है, स्वभाव भी नहीं बदला है। हाँ, उन्होंने स्वभाव नहीं बदला है और पत्रकारिता का मर्यादा बचाए रखा है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय बड़े भाई सतीश कुमार सिंह, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी है लोगों को, काफी लंबे दिनों से दरभंगा के पत्रकारों के मार्गदर्शक रहे हैं। हम उनका भी इस कार्यक्रम में आने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में हम लोगों को संबोधित करने के लिए और हम लोगों का मार्गदर्शन करने। मिथिला क्षेत्र की पुलिस उप महानिरीक्षक स्वप्ना गौतम की अध्यक्षता में पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस बैठक में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी, समस्तीपुर एसपी अशोक मिश्रा और मधुबनी जिला के एसपी योगेंद्र कुमार, कई पुलिस पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। आयोजित बैठक के संबंध में जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार मिथिला क्षेत्र की डीआईजी स्वप्ना गौतम ने पुलिस विभाग की पुलिसिंग व्यवस्था और पुलिस विभाग में चल रहे तीनों जिला के कार्यों की स्थिति से अवगत होते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 428वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मृत्युंजय सिंह बबलू की अध्यक्षता में मिथिला विश्वविद्यालय स्थित जुबली हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्मृति समारोह के बहाने जिला भर के राजपूत अपनी एकजुटता दिखाई। जिला के कोने कोने से राजपूत ने स्मृति समारोह के माध्यम से अपनी एकजुटता प्रदर्शित किया। कार्यक्रम को लेकर कई महीनों से जोर शोर से तैयारी चल रही थी। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा कि महाराणा प्रताप का नाम लेते ही हमारे खून में उबाल आ जाती है, हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना कबूल किया, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। कार्यक्रम को संजय सिंह पप्पू, बाबू सुरेंद्र सिंह, पूर्व पार्षद रीता सिंह, पार्षद राजीव कुमार सिंह, पूर्व मुखिया सुरेश सिंह, चंदेश्वर सिंह, शैलेंद्र सिंह, ललन सिंह, कमिश्नर सुजीत सिंह, अमरनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह, सागर सिंह व कई वक्ताओं ने संबोधित किया। प्रताप है, हम आयोजन को धन्यवाद देते हैं कि दरभंगा में इन्होंने आयोजन किया है इस तिथि पर। और महाराणा प्रताप हमारे देश के शिरोमणि थे, वीर योद्धा थे, और हम तो ये मानते हैं कि अगर महाराणा जैसे सूरवीर इस देश में नहीं होते तो इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं, इस देश का नाम मुगलिस्तान होता। क्या लगता है वो चुनावी एकता से खिचड़ी बनाने आए थे, क्या कहेंगे? बिहार में कांग्रेस का कोई नहीं होने वाला है। कांग्रेस जो है परजीवी है बिहार में, अपना कोई जनाधार नहीं है और आरजेडी में लटक के अपना जगह बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। और आरजेडी ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है कि हम गठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं। पहले से लोग कह रहे गठबंधन में टूट हो गया है, सिर्फ लोकसभा के लिए गठबंधन था, विधानसभा में लोग अपना अपना जगह देख रहे हैं। और ये गठबंधन भी बना था कि नरेंद्र मोदी जैसे शेर के डर से गठबंधन बना था। शेर के डर से सारा सियार इकट्ठा हुआ था, शेर पुनः वापस आ गया, सारा सियार अपने बिल में चला गया। महाराणा प्रताप स्मृति समारोह में आज 428वां स्मृति समारोह का मनाया जा रहा है, जिसमें दरभंगा के कोने कोने से क्षत्रिय अभिभावक और युवा का जोश सम्मिलित होकर यहाँ पहुँचा हुआ। बिहार सरकार के तेज तर्रार और युवा मंत्री नीरज बबलू जी, सांसद बीना जी और श्रेयसी सिंह विधायक जो अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी हैं, और राजू सिंह जी, सबू जी मौजूद थे। और अपने समाज के जो धरोहर हैं सभी धरोहर यहाँ पहुँचे हुए हैं और हर्षोल्लास के साथ अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को याद कर रहे हैं। उनके याद में आज का दिन हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक और खूबसूरत दिन यहाँ गुजर रहा है। महाराणा प्रताप को किसी समुदाय से, महाराणा प्रताप जाति की अगर बात करें तो जाति क्या और देश क्या, वो तो इस ब्रह्मांड में एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम जाति से और इस देश से, इस समाज से बहुत ऊपर है। लेकिन निश्चित तौर पर हमारे समाज के वो पुरोधा हैं, हमारे शरीर में उनका खून है और अपने खून को याद करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं। ये हमारे लिए अभिमान की बात है। क्या नाम है? आलोक रंजन, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ। ठंड और कोहरे के कारण आए दिनों सड़क हादसे होते रहते हैं और इस वक्त भी दरभंगा से काफी दुखद खबर सामने आई है। दरभंगा से खबर है जहां सड़क हादसा में बाइक सवार युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। यह घटना रविवार परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सुरेंद्र सहनी, जो सोनकी थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर का रहने वाला है, अपने भाई को दरभंगा छोड़कर बाइक से वापस अपने घर आ रहा था, जिसका बस के साथ आमने सामने टक्कर हो गई सोनकी चौक के पास, जिसके बाद बाइक सवार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त कर थाने ले आई, साथ ही शव का पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। बताइए क्या हुआ है आपके बेटा के साथ, क्या हुआ घटना? दरभंगा गया था वो हमरे भतीजा को पहुंचाने के लिए, उधर से रिटर्न आने लगा तो सोनकी लंग बस वाला ने ठोक दिया। ये कहाँ जा रहा था? आपका लड़का कहाँ जा रहा था?
दरभंगा गया था ना। दरभंगा गया था जी। उसके बाद आ गया था वो सोनकी में। हाँ, ठोक दिया उसको बस वाले। कहाँ से बस कहाँ से आ रहा था? बस इधर बेनीपुर से आ रहा था। बेनीपुर से आ रहा था जी। अच्छा, तो उसको कहाँ चोट लग, क्या नाम था इसका लड़का का? छोटे सहनी। छोटे सहनी लड़का का नाम है। उम्र कितना होगा? उम्र कितना हो तो 20-25 साल। आपका नाम क्या? 18-19 धरी। आपका नाम? हमारा नाम सुरेंद्र सहनी हुआ। अच्छा, सुरेंद्र सहनी। कितना बेटा है? 3 लड़का है। ये छोटा है कि बड़ा? माझिल है। माझिल है जी। अच्छा, 3 बेटा है। और बेटी? बेटी 2 गो। अच्छा, ये गांव कौन सा है? गांव शहजादपुर है। शहजादपुर जी। तो थाना? सोनकी। प्रखंड कौन सा आपका? प्रखंड अपना बहादुरपुर। सदर दरभंगा पड़ता है सर। बहादुरपुर पड़ेगा? बहादुरपुर कैसे पड़ेगा? सदर पड़ेगा? सदर दरभंगा जी। सदर जी। सब कहाँ गया अभी? हाँ, सबको लेकर कहाँ गया है? सब गया है वो पोस्टमार्टम के लिए गया है। जी। समाजसेवी लाल बाबू अंसारी और हिंद मानव सेवा संस्थान के पहल पर एक बिछड़े हुए युवक को उसके परिवार से मिलाया गया। मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण बाबर भटकते भटकते पूर्णिया से दरभंगा के सिमरी पहुंच गया। उसी दौरान अज्ञात गाड़ी की ठोकर लगने से वह घायल हो गया, जिसके बाद सिमरी थाना की पुलिस ने घायल बाबर को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां उसकी उचित देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसी दौरान 16 जनवरी को समाजसेवी लाल बाबू अंसारी की नजर ठंड की मार झेल रहे बाबर पर पड़ी। पूछताछ के दौरान पता चला कि इसके साथ परिवार का कोई सदस्य नहीं है, जिसके कारण इसकी यह स्थिति बनी है। बाबर की स्थिति को देख समाजसेवी लाल बाबू अंसारी को रहा नहीं गया और उन्होंने इसकी जानकारी हिंद मानव सेवा संस्थान के संस्थापक आरजू को दी। सूचना पाते ही हिंद मानव सेवा संस्थान के संस्थापक अपने दलबल के साथ डीएमसीएच पहुंचकर बाबर को कंबल देते हुए उनकी सेवा में जुटता दिखाई। फिर उनकी तस्वीर को अपने संस्थान के सोशल मीडिया पेज पर भी प्रसारित किया, जिससे उनकी पहचान तेजी से हो सके। संयोग रहा कि पोस्ट के माध्यम से बाबर के स्वजनों को सूचना लगी और वे तुरंत उनसे मिलने पहुंच गए। बाबर को सुरक्षित पाकर परिजन ने राहत की सांस ली। वहीं बाबर की मां असमीना खातून ने समाजसेवी लाल बाबू अंसारी और हिंद मानव सेवा संस्थान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा बाबर मानसिक रूप से कमजोर है, जिसके कारण 10 जनवरी को वह घर से भटककर यहां तक आ गया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर समाजसेवी लाल बाबू अंसारी और हिंद मानव सेवा संस्थान ने यह पहल न की होती तो उनका बाबर से मिल पाना मुश्किल होता। वहीं हिंद मानव सेवा संस्थान के संस्थापक आरजू ने कहा कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि यदि कोई व्यक्ति संकट में हो तो उसकी मदद की जाए। उन्होंने इस घटना को समाज में आपसी सहयोग और मानवता की मिसाल बताते हुए कहा कि हमारी संस्थान असहाय लोगों की मदद में हमेशा से तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। बताते चले कि माँ बेटे का मिलन का यह घटना अस्पताल में चर्चा का विषय बना रहा और लोगों ने समाजसेवी लाल बाबू अंसारी और मानव सेवा संस्थान के कार्य की सराहना की। जी, आपका क्या नाम हुआ? असमीना खातून। आपका ये लड़का जो है उसका क्या नाम है? बाबर। घर कहाँ हुआ? 56। थाना? भवानीपुर। जिला? पूर्णिया। कैसे क्या घटना घटी है इसके साथ? ये इसका दिमाग नहीं है, मतलब कम दिमाग है, कुछ से कुछ बोल देता है। और बस ये घर से निकला 10 तारीख को, हम लोग सोचे मर के रूट के गया होगा। उसके बाद घर नहीं पहुंचा, हम सोचे कोई संबंधी कन चला गया। सब संबंधी कन हम ढूंढने में 10 तारीख को निकला है घर से। तब हम अचानक सोचे कहीं भागलपुर तो अपना रिश्तेदार है, उधर तो नहीं गया। तब पहला स्टेशन में खोजे इसको, वहाँ थाना भी गए। स्टेशन में बोला कौन स्टेशन? वो प्लेटफार्म पे, भागलपुर प्लेटफार्म पे। पूर्णिया से भागलपुर? हाँ। अच्छा, हाँ। भागलपुर प्लेटफार्म पर खोजे, थाना गए कि सर ये लड़का फोटो लेकर के ये लड़का को सर देखे हो। बोला ये लड़का को पकड़े थे, वो पागल था, हम छोड़ दिए उसको। भागलपुर में? कहाँ खोजे आप? हम इसको तुलसीपुर खोजे, सरवा रामपुरा खोजे, मधेली खोजे, अपना गांव खोजे, भवानीपुर खोजे, दुर्गापुर खोजे,
जितना अपना है वहाँ सगरे खोजे इसको, सगरे पता लगाए, कहीं नहीं लगा। भागलपुर में थाना में पता लगा कि ये लड़का को पकड़े थे, वो पागल था, हम छोड़ दिए। तो आप DMCH कैसे पहुँचे? वो मुन्ना है ना, कहाँ के रहने वाले? वो रामपुरा के रहने वाले। कौन जिला? पूर्णिया जिला है उसका। रामपुरा। हाँ, थाना हुआ उसका मीरगंज। वही हमको वो कोई संस्था उसको खबर दिया, वही हमको खबर पहुंचाया। क्या तारीख को? आज 18 तारीख। आज 17, कल 16 को। हाँ, 17 तारीख को 8 बजे कि वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है दरभंगा जिला में। तो हम पूछे उसको कौन बताया, तो बोला कोई सदस्य ने हमको कॉल किया, संस्था वाले बोला हमको फोन किया था। मुन्ना जी आपको? मुन्ना जी। तो अभी इसीलिए आप लोग DMCH में? हाँ, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, आपका लड़का का जो मतलब एक्सीडेंट हुआ, तो मतलब क्या फ्रैक्चर है? हाँ, क्या टूटा हुआ? पैर टूटा है, पैर में जख्मी है, सर में भी चोट है, गाल में भी चोट है। तो क्या कहना चाहते हैं और बोलिए? वो संस्था वाला को भला का होना चाहिए हमको। वो उसका द्वारा से मेरा बच्चा के नज़दीक हम पहुंच गए, उसको ऊपर वाला बहुत भला होगा। आपके पति का क्या नाम है? मोहम्मद बौकू। और बेटी भी आई है? हाँ, बेटी है। बेटी का क्या नाम है? तमन्ना खातून। कै दिन से लोग को खोज रहे थे? 10 तारीख से खोज रहे हैं। आज 17 तारीख को। हाँ, 17 तारीख। हमें लाल बाबू अंसारी जी के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुआ था कि एक अज्ञात व्यक्ति DMCH इमरजेंसी विभाग में जो है ना आया है, जो एक्सीडेंटल केस था। तो यहाँ पे डॉक्टरों द्वारा उसको जो है उसका फर्स्ट एड वगैरह किया गया। फिर जाकर के जो है ना ये अज्ञात था, तो हमें जैसे मालूम पड़ा हम लोग पहुँचे वहाँ पर, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ना इनकी तस्वीर वीडियो वगैरह जो है ना हमने अपने सोशल मीडिया पे डाला था। इसमें जो है देखते हुए, सोशल मीडिया को देखते हुए जो है ना इनके परिजनों से जो है ना हमारी संपर्क हुई, और कल रात्रि में जो है ना इनके परिजन यहाँ आकर के इस मरीज के साथ में अभी हैं। परिजन में इनके मम्मी हैं, पापा हैं और एक सिस्टर हैं, और ये मरीज एडमिट है डॉक्टर शिवनंद यूनिट में, जो कि देख सकते हैं, और अभी ये बेहतर है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज सर्जिकल भवन में ये अभी मरीज है, जिसका उपचार हो रहा है। मेरा नाम अब्दुल कलाम आरजू, संस्थापक हिंद मानव सेवा संस्था, दरभंगा, बिहार।